बच्चों, आज आपकी इस रंग पाठशाला का कौन सा दिन है? बिल्कुल ठीक। इससे पहले 4 दिन आप रंग पाठशाला अर्थात रंगमंच की इस पाठशाला में बहुत कुछ सीख चुके हैं। भारतेंद्र नाट्य एकेडमी लखनऊ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक नाट्य संस्था है, उसके द्वारा ये आप बच्चों के लिए एक वर्कशॉप गर्मी के दिनों में प्रशिक्षण में लगाई जा रही है, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है रंगमंच के बारे में और नाट्य विधा के बारे में। तो पहले दिन हमने आपको क्या सिखाया था? क्योंकि ये नाट्यशाला आपकी जो फोक थिएटर है, रामलीला, रासलीला और नौटंकी, तीनों के ऊपर है। तो रासलीला का जो चैप्टर पहला होता है नित्य रास, वो आपने सीखा। दूसरे दिन क्या सीखा? एक साथ बताइए, ऐसे नहीं। और तीसरे दिन क्या सीखा फिर? और चौथे दिन क्या सीखा फिर? हम मेकअप तक सीख चुके हैं। और इसके बाद में आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये चेयर क्यों है? क्योंकि आज चैप्टर हमारी इस चेयर से ही शुरू होने वाला है। मैंने मेकअप कर लिया, प्ले ले लिए। अब उसके बाद में हम कुछ ऐसा पहनते हैं जो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जो हम प्ले कर रहे हैं, उस प्ले में हमको क्या रोल दिया गया है, हम किसका कैरेक्टर यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं, उस कैरेक्टर ने कपड़े उस समय क्या पहन रखे होंगे, ये हमको बताया जाता है? अब आज भी आप देख रहे हैं, इन्होंने कपड़े अलग पहन रखे हैं, इन्होंने अलग पहन रखे हैं, इन्होंने अलग पहन रखे हैं। सब ने अपने अपनी तरह से अपने कपड़े अलग पहने हैं। अब सपोज करिए हमने कोई प्ले चुना और उस प्ले में कैरेक्टर है, जैसे एक महाभारत का कोई सीन है, तो उसमें एक कर्ण होता है, दुर्योधन होता है, पांडव होते हैं, उन सब के कपड़े अलग अलग होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम का मतलब है, हिंदी में हम कहते हैं वेशभूषा। साफ बोलिए, वेशभूषा। क्योंकि एक बार हम इसी तरह से क्लास ले रहे थे और हमने कहा वेशभूषा, तो एक बच्चे से साफ नहीं बोला गया और वो कह रहा था भैंसभूषा। तो भैंसभूषा उच्चारण का एक गलत प्रयोग उसने किया था, इसीलिए आप लोग सही बोलिए, वेश और भूषा, वेशभूषा। चलिए बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। तो वेशभूषा जब हम पहनते हैं तो अपने जो हमारे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को हटा करके हम उस जमाने के या उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने कपड़ों को पहनते हैं, तो कॉस्ट्यूम कहलाती है। अब कॉस्ट्यूम के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्ले में जो कैरेक्टर हमने चुने हैं, उन कैरेक्टर से ही पूछा जाता है कि आपके पास ये वेशभूषा में आपको पहनना है, आपके पास वो है क्या? जैसे गर्ल्स को डांस पोर्शन में आना है,
तो वहाँ उनके लिए जैसे लहंगा है, ओढ़नी है या लांचा है, ठीक है, इस तरह के कपड़े जो देखिए प्ले दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मॉडर्न प्ले और एक होता है एंशिएंट प्ले, पुराना, ठीक है। तो जो पुराना प्ले होता है उसमें कॉस्ट्यूम की बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस जमाने की टोपी, उस जमाने के कपड़े, उस जमाने के जूते, ये सब इकट्ठा करना एक कठिन कार्य है। मॉडर्न थिएटर तो कोई भी कर सकता है, जो हमने घर के कपड़े पहने हैं उन्हीं में हमने कैरेक्टर कर लिया, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है उसमें कॉस्ट्यूम पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एक आप उस तरह की ड्रेस मार्केट में बनवाने जाएंगे तो पैसा खर्च होगा कि नहीं? तो पहले से ही प्लान करना पड़ता है। जैसे आपके इस होने वाले इस क्लास के दौरान मान लीजिए हमने कोई प्ले जो है डिजाइन किया, तो उसके लिए आपसे पूछते हैं हम कि आपके पास ये कपड़े हैं कि नहीं, जो बता देता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको डिजाइन करना पड़ता है, हमें कॉस्ट्यूम को डिजाइन करना पड़ता है। अब मान लीजिए हनुमान का कैरेक्टर रामलीला में आपने एक्ट करना है, तो हनुमान जी के कपड़े किसी के घर पर तो होंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम कपड़े फिर मार्केट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मार्केट। और मार्केट से हम जो कपड़े लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं। पहला तो यह है कि हम परचेज कर लें, खरीद लें। अब खरीदने में यदि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करते हैं, हम किराए पर लेते हैं। और किराए पर लेने के बाद जब हमारा प्ले पूरा हो जाता है तो हम उन कपड़ों को, कॉस्ट्यूम को वापस कर आते हैं, तो वो सस्ते में आ जाती है किराए पर। लेकिन जब खरीदते हैं तो वो महंगी पड़ती है। लेकिन सच में यदि देखना है तो हमें किराए के बजाय खरीदने में फायदा होता है। खरीद कर लाओगे तो एकदम से नया आएगा कपड़ा। कैसा आएगा? नया। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? तो नया कपड़ा आएगा तो जो हमारा प्ले होगा तो अच्छा लगेगा नए कपड़ों से। और अगर हम किराए पे लाएंगे तो पहले कोई ले गया होगा, उसने वो कैसी तोड़ी फोड़ी गंदी की, वही हमें पहले। बायोलॉजिकली भी हम सोचें कि जो कपड़े पहले किसी ने पहने होंगे उसके शरीर में मान लो एलर्जी की कोई बीमारी होगी तो उन कपड़ों के द्वारा आपके पास आ जाएगी, आपको फिर खुजली होने लग जाएगी हाथ पैरों में। तो इसीलिए खरीदना चाहिए। क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। और किराएदार भी क्या करता है, दुकानदार, एक ड्रेस मान लो उसने 300 रुपए की कहीं से ली और आपको वो 400 या 500 में उसको बेच रहा है। किराए पर जो देगा ना उस 300 के आधे रेट में देगा। 300 का उसने खरीदा, 2 बार किराया वसूल हो जाएगा उसका। एक बार 150, फिर किसी को दे दी, फिर 150, उसके बाद जब देगा तो वो उसकी बचत होगी। तो इसीलिए खरीदने में फायदा होता है। डिजाइन करते वक्त जब आप हमारी जगह इस कुर्सी पर बैठ करके क्लास ले रहे होंगे तो उस वक्त आपको अपने स्टूडेंट को, अपने जो डिसिपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनको यही बताइएगा कि आप बनवा लीजिए वो ड्रेस, मिलती है तो खरीद लीजिए। क्यों? अगर ये प्ले दोबारा हुआ तो आपको फिर किराए पर पैसा देना है। खरीद लोगे तो आपकी अपनी ड्रेस हो गई, आपको अब किराया देना ही पड़ेगा। तो ड्रेस खरीदते 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 हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। आज इस प्ले की, आज उस प्ले की, कल उस प्ले की, तो उनका रख रखाव भी कॉस्ट्यूम का बहुत जरूरी होता है। बरसात के दिनों में मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो कपड़ों का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पानी वानी बरसता हो, टपकता हो, वहाँ कॉस्ट्यूम को ना रखें।
और जब बरसात खत्म हो जाए तो उन कपड़ों को ले जाएं और धूप में सुखाएं। इससे सारे बैक्टीरिया उसके अंदर खत्म हो जाए। एक सफेद सी गोली आती है, कपड़ों की गोली कहते हैं, कॉस्ट्यूम के अंतर्गत उस बक्से में 1-2 गोलियां डाल दीजिए और जब उसमें वो गोलियां पड़ी होंगी तो बदबू नहीं होगी और उसमें जर्म्स भी पैदा नहीं होंगे। तो ये कॉस्ट्यूम की रख रखाव है। अच्छी तरह से जब प्ले हो जाए तो उनको कपड़ों को तह बना करके ढंग से बक्से में रखिए। ये नहीं कि लिया और पटक दिया, अगली बार पहनने के लायक ही नहीं रहेगा। कॉस्ट्यूम खरीदते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कॉस्ट्यूम हमेशा थोड़ी सी बड़ी खरीदिए। बड़ी को हम क्या करेंगे, एक पिन लगा करके छोटा कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर वो ड्रेस छोटी आ गई और अगली बार हनुमान बनने वाला कोई और पकड़ा आ गया तो क्या करोगे फिर? दोबारा खरीदने जाओ। तो ड्रेस हमेशा थोड़ी सी बड़ी खरीदनी चाहिए। कैसी खरीदनी चाहिए? बड़ी। रख रखाव ढंग से करना चाहिए और हो सके तो आप पड़ोसियों की मदद ले लीजिए। उदाहरण के लिए आपको ड्रेस कॉस्ट्यूम में एक साड़ी पहनी है कैरेक्टर में, अब रामलीला में सीता किसी बच्चे को बनना है तो वो जीन्स थोड़ी पहन के आएगी सीता, है? सीता साड़ी पहन के आएगी। वहाँ तो साड़ी थी, लहंगा ओढ़नी भी नहीं चलेगा वहाँ ऑरेंज कलर। तो इसीलिए उस समय आप अपनी पड़ोसियों की मदद लीजिए मान करके। ऐसा मत करना कि किसी के यहाँ जबरदस्ती पहुंच जाए। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पर मदन लाल शर्मा नाम के कलाकार थे, उससे भी बहुत सीनियर थे। उनको मैंने कहा था कि बाबा आपको सुदामा का रोल करना है। बाबा कहते थे सब उनको, मदन बाबा क्या कहते थे? मदन बाबा। बहुत गुणी कलाकार थे, बहुत गुणी, लेकिन बेवकूफ थे थोड़े से। अरे बेवकूफ का मतलब है कि खूब गुण है लेकिन जब ओवर एक्ट करने लग जाए, किसी चीज को नहीं माने, उल्टा उल्टा काम करें तो फिर बेवकूफ है। एक जगह हम रामलीला में गए हुए थे टीम ले करके बच्चों की, और उसमें हम उनको ले गए थे हारमोनियम बजाने के लिए कि आपको व्यास बनना है। जहाँ वो सोए हुए थे वहां से रात को उन्हें बदबू आई होगी। सवेरे हमने देखा तो तौलिया लपेट करके और एक वो ले लिया, नीम का पेड़ कर डाली तोड़ करके और पूरे अपने कमरे को झाड़ के साफ किया। आंगन जितना था वहाँ स्कूल में रुके थे उसको साफ किया। उसके बाद जब हमने देखा तो हाथों से नालियों को साफ कर रहे थे, कीचड़ उसमें से निकाल करके। हमने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बोले गंदगी में मेरे पे नहीं रह जाता, रात भर बदबू आई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़े से बेवकूफ भी थे, मानते नहीं थे। खैर एक बार उनको जब सुदामा बनना था तो उनको चाहिए थी मर्दानी धोती, ठीक है, और एक कुर्ता चाहिए था पुराना। सुदामा पुराना कपड़ा पहनते थे गरीब थे। तो वो क्या हुआ, कहीं से निकल के आ रहे होंगे किसी के घर में, उन्हें जो है कपड़े सूखते दिख गए। बस फिर क्या था, दरवाजे पर गए, दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ, बाउंड्री थी, बाउंड्री के ऊपर से कूदे और कूद करके अपने पसंद की धोती उसमें से मर्दानी धोती उतारी। फिर कुर्ता देखा, इतने में किसी महिला ने देख लिया उनको, उसने हल्ला मचा दिया, चोर 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 चोर। अब तो गलियों में से आदमी निकल के उन्हें पीछे भागे, दीवार कूद करके वो कुर्ता और वो छोड़ा नहीं, कंधे पर डाल के हाथ से पकड़ के दौड़ते रहे, पीछे पीछे भीड़। हम उस वक्त छुट्टी थी, घर पर ही थे और भागते भागते आए, अरे दरवाजा खोलो जल्दी खोलो। हमने देखा ना मदन बाबा, हम गए दरवाजा खोला, अरे मदन बाबा क्या हो गया? अरे जल्दी बंद करो दरवाजा और किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ। ठीक है,
अंदर गए, इतनी देर में वो लोग आए, अरे अरे इधर घुसा है, किसी घर में घुसा है। हमसे बोले पंडित जी एक आदमी चोर आया था, तुम्हारे घर तो नहीं घुसा? मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। फिर बोले तो भाग के गया हुआ, किधर गया था वो? इधर की तरफ ही भाग के गया है, सारी वीडियो भाग के चली गई। हमने फिर बाबा से पूछा, बाबा क्या चक्कर है, क्या चला के आए हो? अरे तुमने सुदामा बनाया है, मुझे कपड़े कहाँ से लाऊं, एक घर में सूख रहे थे वहीं से मैंने उतारे, हल्ला मच गया, चोर चोर, सब लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, जान बच गई नहीं, बहुत मारते। हमने कहा बाबा तुम्हें वास्तव में मार मार के सुदामा बना देते आज सब लोग। तो ध्यान रखिए, पड़ोसी से ड्रेस मांगनी है तो बड़ी इज्जत के साथ मांगी और उस ड्रेस का बड़े हिसाब से सुरक्षा करिए। एक बार मुझे केकई का रोल करना था, काली साड़ी चाहिए थी। हाँ, सब करना होता है, किया है हमने, महिला रोल खूब किए हैं। केकई के रोल के लिए काली साड़ी चाहिए, तो हम जो है क्या करें, एक पड़ोसन से हमने कहा, उस पर हमने काली साड़ी पहनी थी, वो देख लिया, उसका नाम था बबीता। हमने कहा बबीता तो मैं वो काली साड़ी एक दिन हमें देनी है। हमने ऐसे कहा, मैंने कहा क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले तुम्हारी काली साड़ी चाहिए। साड़ी दे देंगे, ब्लाउज कौन का पहनोगे? मैंने कहा पूरा सेट तेरा चाहिए मुझे, पेटीकोट भी चाहिए, ब्लाउज भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, चूड़ी दे दो क्या समझे? हमने कहा ये देखो बात तुमने अच्छी कही है, चूड़ी भी दे दो। अच्छा तो हाथन में चूड़ी पहन लो, आजकल काम धंधा लगा करो ना, नौटंकी में कर जा तो और नाटकन में जाता चूड़ी पहन के खाना और बनाई ना घर पे। हमने कहा चुप, साड़ी देनी है तो दे। खैर साड़ी दे दी। उस साड़ी को अभिनय करने के बाद में हमने अपना जो थैला जो दीवार से टांग रखा था उस पर रख दिया। अब रात को चली गई लाइट, किसी ने मोमबत्ती जला करके, ऊपर अलमारी थी उस पर मोमबत्ती रख दी। अब वो मोमबत्ती रखी होगी तो टेढ़ी हो गई, उसमें से मोमबत्ती में से मोम टपका और साड़ी का बन गया साड़ा, जगह जगह छेद हो गए उसमें गर्म मोम से। आप सच मानिए उसकी साड़ी मुश्किल से 400-500 रुपए की होगी, 1000 रुपए ले लीजिए उसने मुझसे। बोले मेरी साड़ी वो ही चाहिए। हमने कहा भाई पैसा ले लो, लालच दिया, 300 दिए, 400 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, तब जाकर के तो किसी की प्रॉपर अगर कॉस्ट्यूम ला रहे हो तो ध्यान से उसको लाना। तो जो कॉस्ट्यूम होती है वो हमारी बॉडी को क्यों पहनाई जाती है, अब ये बताओ, कौन बताएगा? बताइए। करेक्ट, उसकी फीलिंग हमारे पास तभी आती है जब हम उसकी ड्रेस अप हो जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब, करेक्ट। अगर हम, क्या नाम है इसका, अयान अली, अगर इस अयान अली को किसी दरोगा जी की ड्रेस पहना दें तो इनके अंदर एक अकड़ तुरंत ही आ जाएगी वर्दी पहनने के बाद पुलिस से। तो इसीलिए क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और उस कॉस्ट्यूम का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी कॉस्ट्यूम डिजाइन करें, किसी भी प्ले में कैरेक्टर का नाम लिखा, मान लीजिए आपने लिखा अर्जुन, तो कागज पर लिखिए अर्जुन, अर्जुन लिख करके डैश लगाइए। अब अर्जुन को क्या क्या आपको माइंड में है जो पहनाना है, अर्जुन के सामने लिखते जाइए। अर्जुन के सामने क्या लिखेंगे, सफेद धोती, कॉमा लगाइए, ऊपर पहनाओगे उसको राजा वाला
चोगा, उसको कहते हैं चोगा, राजसी चोगा। गले में पटका भी होगा, पटका, पटका लिखा है ना। तो जो जो चीजें पहनानी है उसको बांधने के लिए कमर में कमरबंद, ये लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसके हाथ में क्या होना चाहिए, धनुष, है ना। तो धनुष लिखिए, लेकिन धनुष जब लिखेंगे तो उसको अलग लिस्ट बनाइए और उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। अब स्टेज पर आपको गणेश जी को बिठाना है, तो सबसे पहले गणेश जी के लिए चाहिए सिंहासन, ये वाली कुर्सी हमने ली और ऐसे करके यहाँ उठिए गणेश जी। अब ये गणेश जी हैं तो बैठेंगे काय पर, सिंहासन पर, कुर्सी पर। कुर्सी को कहते हैं प्रॉपर्टी और शॉर्ट में कहते हैं प्रॉप्स। क्या कहते हैं, प्रॉप्स। अब कुर्सी एक तो प्रॉप्स हो गई इनकी, दूसरा इनके हाथ में एक फरसा होगा, वो प्रॉप्स कहलाएगा। दूसरे हाथ में इनके में कुछ नहीं है, केवल आशीर्वाद के लिए खड़ा करेंगे, ठीक है। अब इनको हमें मुकुट पहनाना है, तो मुकुट भी किसमें आएगा, प्रॉप्स में आएगा, ठीक है। कॉस्ट्यूम में कपड़े आते हैं, ध्यान रखो, और प्रॉप्स में वो सारे असिस्टेंट्स आते हैं जो कैरेक्टर को उस वक्त यूज में ला रहे हैं। अब सपोज करिए आप खड़े हो जाइए, यहाँ आइए। अब ये गणेश जी नहीं है, अब ये मान लीजिए हमने बना दिए अयोध्या के राजा दशरथ, तो दशरथ के बगल में जो खड़ा होगा वो उनका कौन होगा, मंत्री होगा या दरबारी होगा। अब दरबारी को क्या है, कपड़े तो आपने पहना दिए, हाथ में उसके एक तलवार होगी, ठीक है। ये इनकी प्रॉप्स हो गई, ठीक है। अब सपोज करिए इधर हमें आप आइए, ये राजा के पास में उनकी एक सेविका के रूप में खड़ी थी, तो इनके हाथ में एक बड़ा वाला पंखा, बड़ा वाला पंखा होता था, ऐसे ऐसे पंखे नहीं होते थे पहले, उसी से उनको घुमा घुमा के हवा करते थे, ठीक है। तो आपका प्रॉप्स क्या हो गया, समझ गए। तो इस तरह से कॉस्ट्यूम का जहां वर्क होता है वहां पर प्रॉप्स का भी काम होता है, और ये सब डिजाइन करना पड़ता है। जब आपने किसी कैरेक्टर को लिखा, उसके नाम के आगे आपने उसके कॉस्ट्यूम लिखे, फिर दूसरी लिस्ट बनाइए, ऊपर लिखिए प्रॉपर्टी, नंबर कार्ड, उसको क्या क्या हाथ में चाहिए, धनुष चाहिए, बाण चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आपको अरेंज करनी पड़ती है। उनका भी वही तरीका है, या तो पड़ोसी से मांगिए, या फिर खरीद के लाइए, या किराए पर लाइए। इस तरह से आपका कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी जो आज आपको जितना पढ़ाया है उसको आप अपनी प्रोजेक्ट की जो हम लोग को बनवा रहे हैं उसमें जाकर के आज लिखेंगे। तो समझ में आया? कितने बच्चों की समझ में आया? बिल्कुल ठीक। अब घर जाकर के कौन कौन लिखेंगे और हमें उसको ला करके जमा करेंगे, ठीक है? ओके। तो बच्चों अभी आपने जो कुछ सीखा, कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी, तो जब कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी आपकी रेडी हो गई, जहां पर बैठ करके हम मेकअप करते हैं या हम कपड़े पहनते हैं, उस जगह को कहते हैं ग्रीन रूम। क्या कहते हैं? ग्रीन रूम। तो ग्रीन रूम जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप यहाँ बैठे हो। ये स्टेज है, स्टेज के सामने ऑडियंस बैठेगी, स्टेज के लेफ्ट में
और स्टेज के राइट में विंग बने होते हैं जहां से एंट्री होती है, और विंग के पीछे कमरे होते हैं, और उन कमरों में सब व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे बाथरूम, जैसे पीने का पानी, मेकअप करने के लिए बड़ा मिरर होगा, है ना, डैशबोर्ड होगा नीचे, है ना, और इस तरह का एक नीचे बैठने का डिजाइनिंग का फर्श होगा। ठीक है, कहाँ ध्यान है सबका? ध्यान से सुनिएगा। तो होता यह है कि उसको हम कहते हैं ग्रीन रूम न कह करके बहुत से उसको कहते हैं मेकअप रूम। तो ग्रीन रूम में और मेकअप रूम में जाकर के आप लोग क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को प्लेस करते हैं स्टेज पर। सपोज करिए ये सामने स्टेज है और ये आपका ग्रीन रूम है, तो आपकी एंट्री जहां से है वहां से आपको तलवार लेकर के जाना है, तो तलवार को एक प्लेस पर रख देते हैं आप, और जैसे ही प्लेस में आपको जाना होता है उस तलवार को ले गए, या आपके पास भाला है या आपके पास मटका है, जो भी आपका प्रॉप्स है वो उसको वहीं से लेकर के चल देते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने प्रॉप्स को एक प्लेस में रख देते हैं, और ध्यान रखिए प्रॉप्स को जहां जिसने रखा है कोई दूसरा टच नहीं करता, क्योंकि अगर उसने वहां रख दिया तो वो तो अपना रोल खत्म हो करके या अगले रोल पर आने के लिए उस प्रॉप्स को वहीं ढूंढेगा ना, और वहां उसको मिलेगा नहीं, वो परेशान होगा, अपना डायलॉग भी भूल जाएगा, रोल उसका चौपा। तो इसीलिए प्रॉप्स को किसी को भी टच नहीं किया जाता। दूसरा हमारा एक कैप्शन इसी में होता है स्टेज मैनेजमेंट। तो स्टेज जो मैनेजमेंट होता है बच्चों, उसमें हम स्टेज को देखते हैं कि ऑडियंस हमारी कहाँ बैठी है, इधर। अब हमको राजा की कुर्सी कहाँ लगानी है? स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ से जो स्टॉप देगा, जो उस कुर्सी को जो बताएगा, वो नीचे बैठ करके जो स्टेज मैनेजमेंट संभाल रहा है वाला, वो उसको वहाँ से देख करके इशारा देगा अपने हेल्पर्स को, कुर्सी को ऐसे लाओ, थोड़ा लेफ्ट करो, आगे लाओ, और वो उसको प्लेस करा देगा। स्टेज पर एक छोटा स्टेज और होता है, पूरा स्टेज बना हुआ है, ओके। उसके राइट में हमने एक छोटा सा स्टेज और बनाया, राइट, ठीक है। एक छोटा स्टेज लेफ्ट में बनाया, और दोनों के बीच में जो जगह बची उस पर एक स्टेज और बनाया। स्टेज का मतलब है कि जैसे अब ये टेबल लगा करके हमने इसको ऊंचा कर दिया, ये स्टेज होता है। पूरा जो पक्का स्टेज है उसके भीतर भी हम थोड़ा सा ऊपर 1 फीट 2 फुट 3 फुट का और एक ऊंचा प्लेस बनाते हैं, ठीक है। जो ऊंचा बनता है उसके लिए 2 चीज यूज आती है, एक तो तख्त आती है इस तरह, एक पेलमेट्स होते हैं। पेलमेट्स मुश्किल से इतना होता है, 1.5 फीट ऊंचा, केवल 1.5 फीट ऊंचा होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं। तो जो सामने जो बनाया है हमने, उस पर एक सेट लगता है। सपोज करिए हमको धनुष की लीला दिखानी है, रामलीला में धनुष की रामलीला हमें दिखानी है, तो जो रामचंद्र जी बैठेंगे, जो वो बैठेंगे, क्या नाम है उनका, विश्वामित्र जी, उनके लिए एक ऊंचा सिंहासन चाहिए। तो राम जी के लिए बड़ा स्टेज बना दिया। अब जो लेफ्ट में हमने छोटा स्टेज बनाया, वहां पर राजा दशरथ जनक बैठेंगे, राजा जनक बैठेंगे, उनके गुरु जी सदानंद बैठेंगे, और ये जो एक और स्टेज बनाया हमने, ये इस पर सीता जी बैठेंगी, उनकी माता बैठेंगी, उनकी सहेलियां बैठेंगी। तो इनको कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? सेट्स। तो स्टेज मैनेजमेंट में पहले तो स्टेज को बांटना पड़ता है, कितने हमें सीन दिखाने हैं। अब सपोज करिए हम एक ही जो है स्टेज पर बना करके वही सारी चीज दिखाएं, तो वहाँ पर्दा प्रयोग करना पड़ता है। पर्दा खींचेंगे, पीछे का सब कुछ चेंज करेंगे, फिर पर्दा खुलेगा। लेकिन मॉडर्न थिएटर है, पर्दा नहीं होता,
अब तो सेट होता है, एक सेट पर पहला सीन, दूसरे सेट पर दूसरा सीन, तीसरे पर तीसरा सीन। लाइट्स जो होती हैं इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि आज आप ये समझ लें कि स्टेज मैनेजमेंट आपको कैसे संभालना होगा। स्टेज को पूरा देखो, क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से प्लान करो, डिजाइन करो, और डिजाइन करने के बाद वहाँ सेट्स बना दीजिए। पहला सेट, दूसरा, 3 से ज़्यादा नहीं बन सकते स्टेज, कभी कभी एक ही बनाना। तीसरा ये होता है कि सेट्स में रैंप बनाते हैं। अब ये रैंप क्या होती है, क्या होती है रैंप? कुर्सी को हिलाने में रैंप नहीं सीख पाओगे, ढंग से सीखो। क्या नाम है? राघव। राघव और किसका नाम हुआ करता था? राम जी का, करेक्ट। राघव के ये जोरदार ताली को ध्यान से नहीं सुन रहे थे इसीलिए। तो रैंप जो होती है ना, वो पूरा जैसे बीच वाला स्टेज है, ध्यान दीजिए, बीच वाला जो है स्टेज, उसके पीछे स्टेज ये हो गया। अब इधर जगह रह गई, इधर जगह रह गई, वहां पर इस तरह की पतली पट्टी का स्टेज बनाया जाता है, और वो सीधा नहीं होता, इस तरह का में होता है तिरछा। कोई सेना चढ़ के आएगी तो वहां से आएगी, हाँ सीढ़ियां नहीं, इसी तरह का हुआ, लेकिन तिरछा लगाते हैं इस तरह से। रैंप, रैंप का मतलब है नीचे से ऊपर। आपने देखा है वो कैट वॉक करती हुई लड़कियों का जो होता है, एक उस तरह का रैंप होता है। स्टेज वहां बन गया और उसके सामने 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 पतला स्टेज और बना दिया, तो वहां से एक्शन करते हुए राम जी अब धनुष को तोड़ने आएंगे, तो वहां से चलते हुए यहाँ तक आगे बीच वाले रैंप में आएंगे। यहीं से वो उधर भी एक्शन करके बात करेंगे, वहीं से वो इधर भी बात करेंगे। तो इस तरह स्टेज की डिजाइनिंग होती है और स्टेज मैनेजमेंट संभाला जाता है। ठीक है, कल की क्लास में हम आपको सिखाएंगे लाइटिंग्स, कि लाइटिंग्स कैसे डिजाइन की जाती है, लाइटिंग्स और साउंड पैनल। क्योंकि साउंड नहीं होगी तो प्ले आपका उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं। अरे नैया के बलिहार, हमें जाना है पल्ली पार। अरे नैया के बलिहार, हमें जाना है पल्ली पार। अरे नैया के, अरे नैया के, अरे नैया के बलिहार, हमें जाना है पल्ली पार। अरे नैया के, अरे नैया के बलिहार, हमें जाना है पल्ली पार। हमें चितवन ले गए तुम यहाँ लौटा। बोलो। हमें देख क्यों ले गए तुम नैया लौटा। पास हमारे आए कर, पास हमारे आए कर, सुनो बात चितलाए। अरे नैया के बलिहार, हमें जाना है पल्ली पार। आप लगते कोई राजकुमार, आपका परिचय क्या है सरकार। आप लगते कोई राजकुमार, आपका परिचय क्या है सरकार। हे भैया केवट, मेरा नाम राम है। ये मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरी ब्राइड सीता जी हैं। हमें गंगा के पार करा दो। आपका नाम राम है, आप महाराज दशरथ के पुत्र युवराज श्री राम तो नहीं है। हाँ भैया केवट, हम वही हैं। हे युवराज, मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। सुना है आपने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। हाँ भैया, आपने सही सुना।
तो मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। क्यों? इसका क्या कारण है? ये केवट, आप मुझे अपनी नाव में क्यों नहीं बिठा सकते? इसका क्या कारण है? जानता हूँ कि जादू है, जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। यहाँ से घूमे इस तरह से, यहाँ पर आए, म्यूजिक चल रहा है, यहाँ आए। जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। चरणों में ही पत्थर में भी जान डालने की शक्ति है चरण रज में। पत्थर में भी जान डालने की शक्ति है चरण रज में। जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। अब म्यूजिक बजता रहेगा, आप यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे। चल अभी क्या लाइन है? अरे चरण रज का, चरण रज का जब ये प्रभाव पत्थर और शिला पर है, तो मेरी ये लकड़ी की नैया छूते ही छूमंतर है। मेरी ये लकड़ी की नैया छूते ही मंतर है। समझे? अगर तुम्हारे पैर रखने से, उसकी चरण रज से मेरी ये नाव लकड़ी की है, अगर ये भी महिला बन के उड़ गई तो मेरा पार कैसे होगा? अब आपका यहाँ पर है, ये भैया, हमको गंगा के उस पार अवश्य जाना है। इसका जो भी उपाय है आप उसे पूरा करो। ठीक है प्रभु।